नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से के पहले ही सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला और जैसे ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपना अभिभाषण शुरू किया उस दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, लेकिन उसके बावजूद आनंदीबेन ने जो है वो अपना जो अभिभाषण है उसे पूरा किया और सरकार के तमाम कार्यों को लेकर के अपने अभिभाषण में उन्होंने जिक्र भी किया। लगभग 53 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जन पावन त्रिवेणी में आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुके। मौनी अमावस्या की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना से हम सभी अत्यंत दुखी हैं। इसमें कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से कुछ श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु भी हुई। समय काल प्रवलित हुए ऐसे पुण्य आत्माओं के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि तथा शोक संतप्त परिजनों के प्रति मैं अंत्योदय से सर्वोदय मेरी सरकार का मंत्र है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े आर्थिक दृष्टि से सबसे कमजोर परिवारों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2024 से जीरो पॉवर्टी अभियान की शुरुआत की है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धन परिवार को चिन्हित करते हुए उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का ये प्रयास है कि इन परिवार को ऐसी आर्थिक गतिविधियों के साथ जोड़ा जाए जिससे प्रति वर्ष कम से कम रुपया 1,25,000 की आमदनी सतत तरीके से हो सके। भारत सरकार में प्रस्तुत बजट वर्ष 2025-26 में विकसित भारत की परिकल्पना की जीरो पॉवर्टी को पहले स्थान पर रखा है। मेरी सरकार के सुनियोजित प्रयासों और प्रभावी कार्यान्वयन व सतत अनुश्रवण से उत्तर प्रदेश देश में विभिन्न योजनाओं में प्रथम स्थान पर है। मेरी सरकार के अथक प्रयासों से उत्तर प्रदेश धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों तथा पर्यटकों को आकर्षित करने में देश में शीर्ष स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1,85 लाख गैस कनेक्शन देकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को सर्वाधिक ऋण देकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छ शौचालय निर्माण कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश अचीव स्टेट बना हुआ है। 9 लाख से अधिक सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योगों की स्थापना कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 9 करोड़ 57 लाख खातों के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 6 करोड़ 52 लाख नामांकन से साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 2 करोड़ 28 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 12 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। अयोध्या में आयोजित उत्सव 2024 25 लाख 12,000 दीप प्रज्वलित कर पुनः नाम दर्ज कराया। कृषि निवेशों में किसानों को देय अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। गन्ना एवं चीनी खाद्यान्न, आम, दुग्ध, आलू, जीरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में लगातार प्रथम स्थान रहा है। देश में एथेनॉल के उत्पादन व आपूर्ति करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ई मार्केट प्लेस के अंतर्गत सर्वाधिक सरकारी क्रय करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। क्रेता विक्रेता सम्मान समारोह 2023 में
देश के सर्वश्रेष्ठ अंतरस्थलीय मत्स्यकीय राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन योजना विकसित करने में देश में प्रथम स्थान पर है। कौशल विकास नीति को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम है। एनपीएस ट्रेडर्स के अंतर्गत कामगारों का पंजीयन कराने में उत्तर प्रदेश के प्रथम स्थान पर। भारत सरकार द्वारा आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 में विभिन्न श्रेणियों में उत्तर प्रदेश को कुल 10 पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा 9 स्मार्ट सिटी एक्सपो में कानपुर को पालिका स्पोर्ट्स स्टेडियम के आधुनिकीकरण व विकास कार्य हेतु बेस्ट हेरिटेज एंड हिस्टोरिक आर्किटेक्चर एंड लैंडमार्क प्रेजेंटेशन अवार्ड प्राप्त हुआ। माननीय सदस्यगण, वर्ष 2025 हम सभी के लिए एक नई प्रेरणा लेकर आया है। इस वर्ष भारतीय संविधान ने 75 वर्षों की अपनी गौरवशाली यात्रा पूरी की। इस अवसर पर मैं सभी संविधान की रचना कर यह सुनिश्चित किया है कि हमारी विकास यात्रा न्याय, संहिता और बंधुता पर आधारित है। भारतीय गणतंत्र का एक अमृत वर्ष हमारे लिए संविधान के मूल्यों को संरक्षित करने के साथ ही आजादी के अमृत काल में एक सशक्त और समृद्ध उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में हमारे प्रयासों को और मजबूत करने वाला होगा। गणतंत्र के अमृत वर्ष में सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विगत 9 अगस्त 2024 से स्वाधीनता संग्राम के प्रेरक अध्याय काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी वर्ष भी मनाया जा रहा है। 2025 का ये वर्ष जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है। मैंने आपके समक्ष सरकार की प्रमुख विकासोन्मुखी नीतियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 का आम व्यय शीघ्र ही सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। विगत सत्र के पश्चात मैंने 2 अध्यादेश पारित किए हैं, जिनके प्रतिष्ठानी विधेयक व कतिपय अन्य महत्वपूर्ण विधेयक आपके विचार पर प्रस्तुत किए जाएंगे। मुझे आशा है तो राज्यपाल आनंदीबेन ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार के कार्यों का जिक्र किया। इस दौरान विपक्ष का जमकर हंगामा भी देखने को मिला। वहीं जब इस हंगामे को लेकर के शिवपाल यादव से सवाल किया गया तो आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, ये सरकार का बनाया हुआ पूरा झूठा भाषण था। तो राज्यपाल महोदय ने इस झूठे भाषण को पूरा पढ़ा ही नहीं और जो समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों की मांग थी जो झूठा भाषण न पढ़ा जाए, तो उन्होंने जो समाजवादी पार्टी के विधायकों की बात को माना कि झूठा भाषण है, तो इसलिए नहीं पढ़ा और वो फिर बीच में चली गई। वहीं बजट सत्र शुरू होने से पहले योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को संबोधित करते हुए विपक्ष से यह आग्रह किया कि मिल्कीपुर उपचुनाव में हुए हार का बदला सदन से जो है वो ना लिया जाए और सदन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाना सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। बजट सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। विधानमंडल की इस कार्रवाई में भाग लेने के लिए आए हुए सभी माननीय सदस्यों का मैं स्वागत करता हूं। वर्ष का जो प्रारंभिक सत्र होता है, यह राज्यों के अंदर महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण से इस सत्र की शुरुआत होती है। इसके अलावा वर्ष भर के लिए राज्य सरकार का बजट भी इसी सत्र के दौरान पारित होता है। अन्य विधायी कार्यों के साथ ही जनहित से जुड़े हुए
राज्य के विकास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी सदन में चर्चा होती है। आज विधानमंडल के कार्यवाही प्रारंभ होने के साथ ही महामहिम राज्यपाल जी का महत्वपूर्ण अभिभाषण संवेद सदन को महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा अपने अभिभाषण के माध्यम से संबोधन होगा। इसके उपरांत कल से महामहिम राज्यपाल के भाषण पर सदन में चर्चा भी होगी। 20 फरवरी को वर्ष 2025-26 का उत्तर प्रदेश का सामान्य बजट सदन में प्रस्तुत होगा। सदन 18 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक के लिए प्रस्तावित किया गया है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसे बहुत कम क्षण आए हैं जब इतने लंबे समय के लिए सदन आहूत किया गया हो, लेकिन सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से संपन्न हो, यह केवल सत्ता पक्ष का ही दायित्व नहीं होता है, बल्कि विपक्ष का भी उतना ही महत्वपूर्ण दायित्व बनता है। सदन चर्चा परिचर्चा का एक मंच बने। उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले लगभग 8 वर्ष के अंदर जो प्रतिमान स्थापित किए हैं वह अभूतपूर्व है। उसकी झलक अभिभाषण के माध्यम से भी और सदन के अंदर चर्चा परिचर्चा के माध्यम से भी देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन में आए हुए व्यापक बदलाव देश और दुनिया के द्वारा उत्तर प्रदेश को आकर्षण का केंद्र मानते हुए जो वर्तमान में स्थितियां दिखती हैं, स्वाभाविक रूप से हताश और निराश विपक्ष इन मुद्दों पर चर्चा करने से भागने का प्रयास करता है, सदन की कार्रवाई में बाधा पैदा करने का प्रयास करता है। विपक्ष अगर सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद करेगी तो मेरा अनुमान है कि यह एक बहुत अच्छा सत्र, बजट सत्र हो सकता है, जिसमें अगले 5 मार्च तक चलने वाली सदन की कार्रवाई को न केवल महामहिम राज्यपाल जी के भाषण पर चर्चा करने और सभी सदस्यों को अपनी बात को रखने का, बल्कि सामान्य बजट और अनुदान मांगों पर भी चर्चा के साथ ही विधायी कार्यों को संपन्न करने के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी, जनहित से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी प्रभावी चर्चा का एक मंच सदन बन सकता है और माननीय सदस्यों को अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हार की हताशा से परेशान विपक्ष अपनी इस खुन्नस को सदन पर नहीं उतारेगा। सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालन करने में एक सकारात्मक योगदान की हम अपेक्षा करते हैं और मैं सरकार की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि जिस भी मुद्दे पर, यद्यपि अभिभाषण और बजट अपने आप में समग्रता को लेकर के 2 महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, जिनमें विपक्ष ही नहीं बल्कि सदन का हर सदस्य अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख सकता है, लेकिन इसके इतर भी अगर किसी मुद्दे पर विपक्ष चर्चा करना चाहेगा
सरकार उसका तथ्यात्मक जवाब देने के लिए पूरी तौर पर तैयार है। लेकिन हम चाहते हैं कि एक सार्थक चर्चा का मंच सदन बनने चाहिए। आरोप प्रत्यारोप या फिर असंसदीय आचरण से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि महामहिम राज्यपाल के भाषण से उस सुदृढ़ और मर्यादित संसदीय आचरण की शुरुआत हम लोग विपक्ष के अंदर देखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि उस प्रकार का आचरण सभी माननीय सदस्यगण और खासतौर पर विपक्षी सदस्यगण सदन में दिखाएंगे, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आम जन की आस्था को और सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से बजट सत्र के शुभारंभ के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश विधानमंडल की जो कार्रवाई प्रारंभ होने जा रही है कुछ ही देर में, इसमें भाग लेने के लिए आए हुए सभी माननीय सदस्यों का हृदय से स्वागत करता हूं। वहीं बजट सत्र के दौरान सदन के बाहर अनोखा नजारा नजर आया जब समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर खुद को जंजीरों में बांधकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए और उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, इसलिए लोग डंकी रूट से विदेश जा रहे हैं। कई तरह की चीजें जो है उन्होंने कही और राज्य सरकार पर उन्होंने हमला बोला। ये देखिए, डबल इंजन की सरकार बोलती है 25 करोड़ की आबादी का देश है, रोजगार दे नहीं पाए, जिस कारण से डंकी रूट से लोग जाते हैं। और जो ट्रम्प साहब को अपना दोस्त बताती है सरकार, क्या दोस्ती में इस तरह का निर्णय लिया था? क्या दोस्ती में इस तरह की चीजें की जाती हैं? तो जो इन लोगों को सुनिश्चित करना चाहिए प्रदेश की सरकार को कि निश्चित रूप से क्या नाम अब कभी कोई आने वाले समय पर इस तरह कड़ी में ना आए। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।